हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एफजेड क्लासेस। तो गाइस आज है तारीख 5 सितंबर और है मंडे। आज हम द हिंदू का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि इस न्यूज़पेपर में हमारे सिलेबस के लिए कौन कौन से आर्टिकल्स क्या हैं इंपॉर्टेंट हैं और वो हमारे सिलेबस से क्या खाते हैं, मैच खाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला आर्टिकल जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो 6 पेज पे आपको देखने को मिल जाएगा। अभी क्या हुआ है, प्लेस टेकन टू इंटेंसिफाई प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेजिंजम पोर्ट, यानी कि पोर्ट को लेकर क्या चल रही है, अभी प्रोटेस्ट चल रही हैं। अब देख लेते हैं क्या है पोर्ट विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट, इसके बारे में देख लेते हैं। तो विजिजम इंटरनेशनल डीप वाटर मल्टीपर्पज़ सी पोर्ट है, जिसको हम विजिजम पोर्ट भी बोलते हैं। ये अंडर कंस्ट्रक्शन पोर्ट है, ऑन द अरेबियन सी में आपको देखने को मिल जाएगा और एट द कोस्ट ऑफ त्रिवेंद्रम। डेवलप्ड इन द 3 फेज में इसको डेवलप किया गया था। द फर्स्ट पेज इज़ एक्सपेक्टेड टू गेट कम्प्लीटेड बाय सितंबर 2023 में इसका फर्स्ट पेज क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। द पोर्ट वाज डेवलप्ड विदाउट कंसिडरिंग द एनवायरमेंटल इम्पैक्ट टू फिशरमैन लिविंग नियर पोर्ट, यानी कि पोर्ट को इस तरीके से डेवलप किया गया है कि वहाँ पर जो फिशरमैन रहते हैं उनको भी इसमें क्या कर दिया गया है, इम्पैक्ट उन पर खूब पड़ा है, लेकिन उनको भी इस नज़रअंदाज कर दिया गया है और उसको इस पोर्ट को बना दिया गया है। द इनिशियल डेट ऑफ द कम्प्लीकेशन वाज एक्सपेक्टेड टू बिटवीन दिसंबर 2009 और अगस्त 2020 तक इसकी क्या होनी चाहिए थी, इनिशियल डेट कम्प्लीशंस की 2020 तक इसे पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी नहीं हुआ है। However, due to the some problems in land acquisitions and also due to the impact of COVID-19, लैंड एक्विजिशंस और कोविड-19 की वजह से इसमें थोड़ी सी बनने में देरी देखने को मिली है। इट रिजल्ट्स इन द डिलेज एंड इज़ नाउ एक्सपेक्टेड टू कंप्लीट बाय 2023 तक क्या हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब शॉर्ट में देख लेते हैं इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन। कंट्री इंडिया में बनना है, लोकेशन आपको देखने को मिल जाएगी विजिंजम तिरुवनंतपुरम केरला में। ओपन हुआ है, अंडर कंस्ट्रक्शन है, भी ऑपरेटेड बाय विजिंजम इंटरनेशनल सी पोर्ट लिमिटेड VISL के द्वारा इसको बनाया जा रहा है। इसको ओन किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ केरला अडानी पोर्ट्स के द्वारा। टाइप्स ऑफ हार्बर मेगा पोर्ट आपको देखने को मिलेगा। ड्राफ्ट डेप्थ कितनी है इसकी, 24 मीटर, यानी कि 79 फीट आपको ये देखने को मिल जाएगा। तो हमने विजिजम सी पोर्ट के बारे में देख लिया। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड्स स्टाफ लेवल एग्रीमेंट विद श्रीलंका, यानी कि अभी क्या हुआ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के साथ एग्रीमेंट किया है, किसने, श्रीलंका ने। अब देख लेते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड क्या होता है, इसके बारे में कुछ जान लेते हैं, क्योंकि हमारे प्रीलिम में और मेंस के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड एक एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की, एक इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जिसका हेडक्वार्टर आपको वाशिंगटन DC में देखने को मिल जाएगा। इसके अंदर आपको 190 कंट्रीज़ देखने को मिल जाएंगी। इट स्टेटेड मिशंस, इसने स्टेटेड किया था अपना मिशन, वर्किंग टू फोस्टर ग्लोबल मॉनेटरी कोऑपरेशन, यानी कि क्या हो, हम किसी तरीके से ग्लोबली क्या कर सकें, मॉनेटरी कोऑपरेशंस को फोस्टर यानी कि फास्ट कर सकें, सिक्योर बना सकें हम फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को, फैसिलिटेट कर सकें इंटरनेशनल ट्रेड, प्रमोट कर सकें हाई एम्प्लॉयमेंट एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ, एंड हम पॉवर्टी को क्या कर सकें, पूरे वर्ल्ड से ख़त्म कर सकें। इसको फॉर्म किया गया था 1944 में, स्टार्टेड हुआ था ये 27 दिसंबर 1945 में क्या हुआ था, फोर्स में आया था। एट द ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में प्राइमरली बाय द आइडियाज़ ऑफ हैरी टेस्टर वाइट एंड जॉन मैनर्ड केन्स इसका आइडिया लेकर आए थे। इट केम इनटू एन फॉर्मल एक्सिस्टेंस 1945, जैसे मैंने बताया, विद 29 मेंबर्स कंट्रीज थी इसके अंदर, एंड द गोल ऑफ रिकन्स्ट्रक्टिंग द इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इसको बनाया गया था। इट नो पेज ए सेंट्रल रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द बैलेंस ऑफ पेमेंट डिफ़िकल्टीज़ एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस, जो दो कंट्रीज़ के बीच में बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट होता है और इंटरनेशनल फाइनेंशियल क्राइसिस होते हैं, उसको मैनेजमेंट करने के लिए इसको बनाया गया था। कंट्रीज कंट्रीब्यूट फंड्स टू एन पूल थ्रू एन कोटा सिस्टम फ्रॉम विच कंट्रीज एक्सपीरियंसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉब्लम कैन बोरो मनी, यानी कि जो कंट्रीज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या कर रही हैं, थोड़ा सा उनको क्या कर देखने को मिल रहा है, प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं, तो वो इससे क्या ले सकती हैं, उधार ले सकते हैं। एज ऑफ 2016 द फंड हैड XDR 477 बिलियन इसमें देखने को मिल जाएगा। अब इसके बारे में थोड़ी सी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। एब्रीविएशन IMF, जैसे मैंने बताया, फॉर्मेशन इसकी कब हुई थी, 1945 में। टाइप ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। पर्पस जैसे मैंने बताया, किसी को अगर ट्रेड में प्रॉब्लम है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिफिकल्टीज़ है, तो उससे क्या ले सकता है, पैसा ले सकता है। हेडक्वार्टर आप इसका याद रख सकते हैं, वाशिंगटन DC में इसका हेडक्वार्टर है, क्योंकि प्रीलिम्स में हेडक्वार्टर पूछ लिए जाते हैं। मेंबरशिप 190 कंट्रीज़ है, स्टैम्प इसकी 189 UN कंट्रीज़ है और एक कोसोवो कंट्रीज़ है। आप
जो आपको यूरोप में देखने को मिल जाएगी। ऑफिशियल लैंग्वेज की इंग्लिश देखने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो है अनटेंजिली केरलाज लोकायुक्त कंट्रोवर्सी, यानी कि केरला में क्या चल रही है अभी, लोकायुक्त के ऊपर कंट्रोवर्सीज चल रही है। अब इस आर्टिकल में हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, केरला में जो कंट्रोवर्सी चल रही है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि लोकायुक्त क्या है, लोकायुक्त के बारे में कहाँ पर दिया गया है। तो देख लेते हैं इसके बारे में। लोकायुक्त इज़ एन इंडियन पार्लियामेंट्री ऑफ अम्बडसन है एग्जीक्यूटेड इनटू द पावर थ्रू एंड फॉर ईच ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन पार्लियामेंट्री अम्बडसन ये जो वर्ड दिख रहा है आपको, ये कहाँ से लिया गया है, ये स्वीडन से लिया गया है। इसको क्या बोलते हैं, लोकायुक्त को स्वीडन में अम्बड्समैन बोलते हैं, तो वहाँ से ही लिया गया है। हर स्टेट में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि सेंट्रल में होता है। इट इज़ ब्राउट इनटू एन इफेक्ट इन स्टेट आफ्टर पासिंग द लोकायुक्त एक्ट, ये स्टेट में आया लोकायुक्त एक्ट के पास होने के बाद। इन रेस्पेक्टिव स्टेट लेजिस्लेचर एंड ए पर्सन ऑफ ए रिप्यूटेबल बैकग्राउंड इज नॉमिनेटेड टू द पोस्ट, इसमें एक पर्सन को नॉमिनेट किया जाता है। द पोस्ट इज क्रिएटेड टू क्विकली एड्रेस ग्रीवेंसेस अगेंस्ट द वर्किंग इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट और इट्स एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक सर्वेंट। वंस अपॉइंटेड, जब एक बार अपॉइंट हो जाता है लोकायुक्त, लोकायुक्त कैन नॉट बी डिसमिस, लोकायुक्त को आप डिसमिस नहीं कर सकते और उसको ट्रांसफ़र भी नहीं किया जा सकता गवर्नमेंट के द्वारा। एंड कैन ओनली बी रिमूव्ड बाय द पासिंग एन इम्पीचमेंट मोशन बाय द स्टेट असेंबली, सिर्फ इसको रिमूव किया जा सकता है अगर कोई मोशन पास हो गया है स्टेट असेंबली में उसके द्वारा। मेकिंग इट ए पावरफुल डेटरेंट, इसको एक पावरफुल डेटरेंट बनाता है अगेंस्ट करप्शन और मल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्निंग सिस्टम। अब हमने लोकायुक्त के बारे में सब कुछ जान लिया। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये आप इसको सिर्फ आर्टिकल्स को पढ़ सकते हैं। हसीना विजिट्स टू फोकस ऑन वाटर शेयरिंग, यानी कि जो बांग्लादेश की पीएम है शेख हसीना, वो क्या हुई हैं अभी इंडिया में विजिट करने को हैं। वाटर शेयरिंग पे उनकी क्या होंगी, पीएम मोदी से बात होगी। तो देख लेते हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इन ए पॉलिटिकल डायलॉग द विजिटिंग लीडर इज़ लाइकली टू फोकस ऑन वाटर शेयरिंग पे वो बात करेंगे। किस चीज़ पर वो करेंगे, एनर्जी कोऑपरेशन पे, अनइंटरप्टेड कमर्शियल फ्लो एंड ग्रेटर कनेक्टिविटी पे क्या करेंगी, वो बात करेंगी इंडिया के साथ। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, वो ये है इसी पेज पे। राजनाथ टू बिगेन 3-day विजिट टू मंगोलिया टुडे, यानी कि अभी क्या हुए हैं, राजनाथ क्या होंगे आज के दिन 3 दिन के लिए मंगोलिया विजिट पे जाएंगे। अब इस आर्टिकल में हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है, मंगोलिया की लोकेशन, क्योंकि गाइस बहुत बार हुआ है प्रीवियस ईयर, अगर आप उठा के देखेंगे यूपीएससी के, तो उनमें बहुत बार लोकेशन पूछ ली जाती है कंट्रीज़ की और उनकी नेबरिंग कंट्रीज़। तो देख लेते हैं मंगोलिया कहाँ है। मंगोलिया आपको सेंट्रल एशिया में देखने को मिल जाएगा। इसके आसपास आपको ऊपर रशिया देखने को मिल जाएगा नॉर्थ में, वेस्ट में आपको कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान देखने को मिल जाएगा और नीचे आपको चाइना देखने को मिल जाएगा। इसको आप याद रख सकते हैं क्योंकि गाइस लोकेशन बहुत ज़्यादा प्री में चांस होते हैं कि लोकेशन को पूछ लेते हैं। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ये है फॉर्मर CGI वॉज साइलेंट ऑन असम NRC इरेगुलरिटीज़, यानी कि इसके बारे में बताया गया है कि जो फॉर्मल CGI थे हमारे, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। आप कमेंट में बता सकते हैं कि फॉर्मल CGI हमारे कौन थे, क्योंकि अभी उमेश ललित क्या हुए हैं, हमारे न्यू CGI बने हैं। असम NRC के ऊपर उन्होंने क्या हुए हैं, वो साइलेंट रहे थे। अब देख लेते हैं इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है असम की NRC क्या थी। देख लेते हैं NRC क्या है। तो NRC की फुल फॉर्म है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स फॉर असम, एक रजिस्टर है मीन टू बी एंड मेंटेन बाय द, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के मेंटेन किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा फॉर द स्टेट ऑफ असम, असम के लिए। इट इज एक्सपेक्टेड टू कंटेन द नेम्स एंड सर्टेन रिलीवेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जेन्युइन इंडियन सिटीजन्स इन द स्टेट। ये ऐसा एक्सपेक्टेड किया जा रहा है कि ये नेम्स उन आदमियों के नाम लेगा, उन सिटीजन्स के नाम लेगा जो कि जेन्युइनली क्या है, जो असम स्टेट है उसके क्या है जेन्युइनली सिटीजन्स हैं, उनको ये आइडेंटिफाई करेगा। द रजिस्टर फॉर असम वाज फर्स्ट प्रिपेयर्ड आफ्टर द 1951 सेक्शन ऑफ इंडिया, जो रजिस्टर है असम के लिए वो फर्स्ट प्रिपेयर्ड किया हुआ था 1951 के सेंसस के बाद। सिंस देन इट वाज नॉट अपडेटेड, फिर उसको अपडेट अभी तक नहीं किया गया है। अनटिल द मेजर अपडेशन एक्सरसाइज कंडक्टेड ड्यूरिंग 2013-19 में अपडेशन एक्सरसाइज चली थी इसको लेकर, विच कोज न्यूमरस डिफिकल्टीज, जिसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिली थी। इन 2019 द गवर्नमेंट ऑल्सो डिक्लेयर्स इट्स इंटेंशन ऑफ क्रिएटिंग सच ए रजिस्टर फॉर द वूल ऑफ इंडिया, यानी कि पूरे इंडिया के लिए इस रजिस्टर को डिक्लेयर करने की इंडिया ने बात कही थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। लीडिंग टू द मेजर प्रोटेस्ट ऑल ओवर द कंट्री, फिर इसके में क्या चली थी
प्रोटेस्ट चली थी इसके अपोज में। आफ्टर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया द इंडियन पार्लियामेंट पास द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया के बाद इंडियन पार्लियामेंट ने इमिग्रेशन एक्सपल्सन फॉर असम एक्ट 1950 को पास किया था ड्यू टू कंसर्न दैट असम वाज गेटिंग इंडक्टेड विद माइग्रेंट्स फ्रॉम ईस्ट बंगाल। किस वजह से? क्योंकि इस बंगाल से क्या हो रहे थे, बहुत सारे माइग्रेंट असम में आ रहे थे, विच हैड बीन बिकम पार्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान का पार्ट बने हुए थे। द फर्स्ट नेशनल सिटीजन्स ऑफ रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स वाज प्रिपेयर्ड 1951 में उसको बनाया गया था इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए। However, nothing was accomplished because the Foreigner Act of 1946 did not treat Pakistani as foreigners। यानी कि इससे कुछ नहीं हो पाया था क्योंकि जो फॉरेनर एक्ट ऑफ 1946 है वो ये दिखाता है कि पाकिस्तानी क्या है, फॉरेनर्स नहीं है, एंड दे कुड कम एंड गो एज दे प्लीज़, और वो आ भी सकते हैं और जैसे वो चाहें वो ऐसे जा भी सकते हैं। तो अभी इसको लेकर प्रोटेस्ट चल रही है कि इसको लागू किया जाए या ना किया जाए। एनआरसी को लेकर 2019 में इसको लाया गया था, उसमें क्या हुए थे, इसके बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट देखने को मिले थे। अब नेक्स्ट आर्टिकल देख लेते हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो ये है इसरो टेस्ट सिस्टम टू रिकवर स्पेंट रॉकेट स्टेज। इसरो ने भी क्या किया है, इसरो टेस्ट कर रहा है सिस्टम को, अपना जो खर्चा हुआ है रॉकेट स्टेज पे, यानी कि अभी रॉकेट जो इसरो ने क्या किए थे, अभी जो रॉकेट इसरो ने क्या किए थे, लॉन्च किए थे, उनका पैसा रिकवर करने के लिए इसरो क्या कर रहा है, एक टेस्ट कर रहा है। तो इस आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, इसरो एजेंसी है, वो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं इसरो क्या है। तो इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है, एक नेशनल स्पेस एजेंसी है इंडिया की। इसका हेडक्वार्टर आपको बेंगलुरु में देखने को मिल जाएगा। इट ऑपरेट्स अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के द्वारा ये ऑपरेट्स की जाती है, विच इज़ डायरेक्टली ओवरसीन बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो डायरेक्टली सीन की जाती है, देखी जाती है प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के द्वारा। वाइल द चेयरमैन ऑफ इसरो एक्ट्स एज द एग्जीक्यूटिव ऑफ DOS, यानी कि जो इसरो के चेयरमैन होते हैं वो क्या होते हैं, एग्जीक्यूटिव होते हैं, किस चीज़ के, DOS के, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के। एज वेल इसी तरह इसरो इज़ इंडियन प्राइमरी एजेंसी है फॉर परफॉर्मिंग टास्क रिलेटेड टू स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन, यानी कि जो स्पेस में सैटेलाइट्स वगैरह छोड़ी जाती हैं उसके ऊपर इसरो एक प्राइमरी कंपनी है, एक ऐसी एजेंसी है जो कि काम करती है। स्पेस एक्सप्लोरेशंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ रिलेटिंग टेक्नोलॉजीज़ को ये देखती है। इट इज़ वन ऑफ द 6 गवर्नमेंट स्पेस एजेंसी है वर्ल्ड में विच पजेस फुल लॉन्च कैपेबिलिटीज़, यानी कि जिसके पास क्या है, पूरी की पूरी कैपेबिलिटीज़ है कि वो लॉन्च कर सकती है सैटेलाइट्स को वगैरह को। डिप्लॉय क्रायोजेनिक इंजन्स, लॉन्च एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल मिशंस एंड ऑपरेट लार्ज फ्लीट्स ऑफ एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को भी लॉन्च कर सकती है। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा शॉर्ट इन्फॉर्मेशन। एब्रीविएशन इसरो है इसकी, फॉर्म्ड हुई थी 15 अगस्त 1969 में, 53 ईयर्स पहले। प्रेसिडिंग एजेंसी, इससे पहले जो एजेंसी थी उसको इसने रिप्लेस किया है, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, INCOSPAR। टाइप इसका स्पेस एजेंसी है। जुरिसडिक्शन किसके अंदर आती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। हेडक्वार्टर आपका इसका कहाँ पे देखने को मिल जाएगा, बेंगलोर में देखने को मिल जाएगा। एम्प्लॉयज़ के कितने हैं, 16,786 आपको इसके एम्प्लॉय देखने को मिल जाएंगे। ये 2022 का डाटा है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आर्टिकल है चिली वोट्स ऑन प्रपोज कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि चिली में क्या चल रही है अभी, कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर क्या चल रही है, वोट चल रही है। अब इसमें आर्टिकल में हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इस आर्टिकल में इंपॉर्टेंट है चिली की लोकेशन। तो चिली आपको कहाँ देखने को मिल जाएगा, आपको चिली साउथ अमेरिका में, यहाँ पर चिली आपको देखने को मिल जाएगा। साउथ अमेरिका में आपको चिली देखने को मिल जाएगा। ये बिल्कुल कोस्टल प्लेन पर आपको चिली देखने को मिल जाएगा। इसके नेबरिंग कंट्रीज़ की बात करें तो इसके आसपास आपको अर्जेंटीना देखने को मिल जाएगा, बोलिविया देखने को मिल जाएगा, पैरागो और यूरुग्वे, ये आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। यह आर्टिकल इंडियन एक्सप्रेस में भी आया था और बहुत सारे न्यूज़पेपर ने इसको कवर किया है। तो आर्टिकल है यूके टू लर्न नेम ऑफ न्यू PM टुडे, यानी कि अभी ये क्या होगा, यूके में आज नया PM चुना जाएगा। तो इसके जो इस इलेक्शन में लड़े हैं वो हैं, एक तो ऋषि सुनक है और एक है लीज। तो देख लेते इस आर्टिकल में हमारे कैंडिडेट जब आज चुना जाएगा तो कल को इसके बारे में न्यूज़ में आ जाएगा, तो कल इसके बारे में न्यूज़ में पढ़ लेंगे। अब अभी हम देख लेते हैं कि यूके की क्या है लोकेशन क्या है, क्योंकि हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है यूके की लोकेशन।
तो यूके की लोकेशन आपको वेस्टर्न यूरोप में देखने को मिल जाएगी। इसके आसपास की कंट्रीज़ आपको, इसके आसपास आपको नॉर्वेजियन सी देखने को मिल जाएगा, आयरलैंड देखने को मिल जाएगा और जर्मनी इसके पास देखने को मिल जाएगा। अब देख लेते हैं नेक्स्ट आर्टिकल, तो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो गाइज़ ये आर्टिकल थे जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट थे। तो गाइज़ वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद एंड नेवर गिव अप।